गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45। डेट है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वर्कशीट में मैंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस बेसिस पे जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासीफाई किया था। और उससे पहली वाली वर्कशीट में हमने ऑक्टेट पढ़े थे, न्यूलैंड के ऑक्टेट पढ़े थे, डॉबिनर की थ्योरी पढ़ी थी, डॉबिनर की ट्रिक पढ़े थे। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैंडलीव की जो उन्होंने टेबल दी थी, तो उसकी उपलब्धियाँ क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसकी सीमाएं क्या थी, जिसकी वजह से उनका जो मॉडल है वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को वर्कशीट समझ आ जाए और उसके बाद प्रश्न उत्तर करने में आपको आसानी हो। तो बच्चों, मैंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तो उस टाइम तक बस 63 तत्व ज्ञात थे। मैंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसने जो तत्व के अरेंजमेंट किया था उसका मेन अरेंजमेंट का बेसिस था उनका परमाणु का द्रव्यमान। मैंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व सफ है जो कि जिसको हम समूह कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त मतलब पीरियड्स कहते हैं। अब है उसकी उपलब्धियाँ, जो उसने टेबल दी है, जो उसने खोज की है, उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्पेस छोड़े थे। वो इस प्रकार छोड़े थे कि ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सके जो उस तत्व ज्ञात ही नहीं थे। मतलब उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़ दिए थे कि अगले जो कुछ ऐसे डिस्कवर हुए, आगे जो डिस्कवर होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच होगी और उन एलिमेंट्स को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन तत्वों के लिए ऑलरेडी स्पेस छोड़ दिए थे जो कि उस टाइम पे मिले भी नहीं थे, जिनकी खोज भी नहीं हुए थे। तो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। तो जैसे कि उन्होंने अनुमान लगाया था, एक तत्व है, उन्होंने एक अनुमान लगाया था एका बोरोन। तो उसके बाद जब इसका कुछ जो तत्व मिला उसका वास्तविक नाम दिया गया स्कैंडियम। तो बच्चों, बोरोन के जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, स्कैंडियम। अगर आप टेबल देखेंगे, एका एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम यहाँ पे है और गैलियम उसके नीचे, ठीक है। इसी तरह से एका सिलिकॉन, सिलिकॉन और इसके नीचे जर्मेनियम। अगर ये सिलिकॉन है तो उन्होंने इसका नाम क्या है, एका सिलिकॉन, और उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट जो तत्व मिला उसको जर्मेनियम। मतलब एक तरह से उन्होंने जर्मेनियम का नाम दिया था एका सिलिकॉन। उन्होंने ये चीज़ पहले सोच ली कि भविष्य में जो चीज़ डिस्कवर होगी उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी स्पेस छोड़ दिया था। उन्होंने यहाँ पे सिलिकॉन लिख दिया था, मतलब सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट होगा वो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और यहाँ पे उसको प्लेस दिया जाएगा। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाएगा। उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ इससे सिमिलर होंगी, तो वो चीज़ एकदम सही थी। जैसे कि जो एका एल्यूमिनियम का हम लेके चलते हैं, वो जो बाद में उसका वास्तविक तत्व जो था वो क्या था, गैलियम। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि उसकी जो परमाणु द्रव्यमान होगा 68 होगा, उसका आसपास निकला 69.7। ऑक्सीजन का सूत्र होगा E2O3, लेकिन निकला वो बिल्कुल सही निकला। और क्लोराइड का सूत्र होगा ये, और जो कि बिल्कुल सही निकला। अब उसके बाद बताते हैं बच्चों, जो मैंडलीव है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। जैसे कि आपको पता है, जो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है उसके अंदर बिल्कुल लास्ट वाली एक लाइन है जिसके अंदर उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस को रखा गया है, जिसके अंदर हीलियम, हीलियम और बाकी हीलियम, आर्गन, इस तरह से काफ़ी गैसेस हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी उसके लिए स्पेस छोड़ा। उस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोले कि अलग से ही कॉलम बनेगा, जो कि बिल्कुल सही था। मैंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। अब उसके बाद है उनकी सीमाएं क्या थी। बच्चों, पहली सीमा थी, मैंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति नहीं पता लगा पाए थे, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते हुए
उन्होंने जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसको ठीक से नहीं बताया था और इसी वजह से उनकी ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। उन्होंने क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ वैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। उन्होंने हाइड्रोजन को ऐसी प्लेस दे दी थी जो कि हैलोजन और क्षार उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। अब हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु वह है, वह धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिका बनाता है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखना होगा, जिससे कि आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। इसका मतलब है अगर हमने, क्योंकि इसका जो मेन था वो द्रव्यमान के ऊपर था, एटॉमिक मास पे था, एटॉमिक नंबर नहीं था। तो इन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक है, अगर माना जाए कि परमाणु संख्या के आधार पे तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इसको हम लिखते हैं, क्लोरीन का 35 भी होता है, क्लोरीन का 37 भी होता है, लेकिन इसकी जो वो है क्या नाम, एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से तो उनको अलग अलग उसमें रखना पड़ेगा, लेकिन है तो दोनों सेम ही। तो अगर उनको समस्थानिकों को बनाया जाए तो उसके लिए अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी, जो कि गलत होगा। और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। जैसे कि उन्होंने कांस्टेंट बताया कि अगर एक तत्व से दूसरे तत्व में बढ़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो बच्चों ये थी मेंडलीव की सीमाएं और उपलब्धियां। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की थी, तो जनक कौन है? मेंडलीव। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए? इन्होंने सबसे मेन जो था वो था परमाणु द्रव्यमान। अब उसके बाद है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। बिल्कुल सही है। इन तत्वों के नाम लिखे और ये भी बताइए उन्हें बाद में क्या नाम दिया गया। तो बच्चों ये रहे नाम, उन्होंने अनुमान लगाया था ये, और उनका एक्चुअल नेम जो वास्तविक नाम जो उनको मिला वो था ये। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। बच्चों यहाँ पे उपलब्धियां आपको 3 पॉइंट्स से गए, आप तीनों में से कोई भी 2 उपलब्धियां लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। तो बच्चों यहाँ पे आपको सीमाएं दी गई हैं, तो आप इनमें से कोई भी सीमाएं लिख सकते हैं। तो बच्चों हम इसी से हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।